जो मूल अमेरिकी संविधान था, कौन सा? जो मूल अमेरिकी संविधान था उसमें केवल 7 अनुच्छेद थे। कितने थे? 7 अनुच्छेद। जो मूल कनाडाई था, जो मूल कनाडाई संविधान था उसमें टोटल 147 आर्टिकल थे। कितने थे? जो मूल ऑस्ट्रेलियाई है उसमें 128 आर्टिकल थे। कितने थे? लेकिन जो मूल भारतीय संविधान था उसमें टोटल 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। मतलब कितना बड़ा संविधान था। समझ में आया तक? यस और नो? यस सर। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में अपने देश में 465 आर्टिकल, कितने हैं? 25 भाग है संविधान के। कितने? और 12 अनुसूचियां। अब इतना विशाल हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। 12 अनुसूचियां। कितनी? 12। थोड़ा सा इसको कर दूं, समझ में आ रहा है तक? तो अपने देश में भी कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 12 अनुसूची है देश में। कितनी? अनुसूची फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसमें ये वर्णन किया गया है। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। या इसमें जो है भारत जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है। इसमें राज्यों वह संघ शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है। संघ शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 में तो अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। दूसरी अनुसूची 2 में इनके वेतन और भत्ते की बात की गई। किसकी? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भत्ते होते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी वो 5 लाख रुपए। कितनी है? 5। अनुसूची 3 में पहले जो है सैलरी लाओ, उसका क्या नहीं है? शपथ लो। तो अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। इसका शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका वर्णन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 क्या बोलती है? 5 एटीएम करो। मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों में, मतलब इन 4 राज्यों को छोड़ दो, कितने बचे आपके? 24। शेष राज्यों में SC/ST के शासन का वर्णन। ठीक है, किसमें? एटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय और मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों में SC/ST क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई। किसकी? SC/ST क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई। इसकी अनुसूची 6 में जो एटीएम है आपके, कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में, इन 4 राज्यों में SC/ST क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। या सुनो, अनुसूची 7 कौन सी? अनुसूची 7 में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसकी केंद्र और राज्य, मतलब इसके अंतर्गत जो है टोटल 3 सूचियां हैं। कितनी? संघ सूची, यूनियन संघ सूची
राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, याद रखना आप, जो आपकी संघ सूची है इसमें टोटल 97 विषय थे। कितने थे? जो बढ़कर 100 हो गए। कितने? 100। जो राज्य सूची है इसमें 66 थे। कितने थे? लेकिन 61 विषय रह गए यहाँ पर। और जो आपकी समवर्ती सूची है इसमें टोटल 47 थे, जो बढ़कर कितने हो गए? 52 विषय हो गए। ठीक है यार ना, जो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन? और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर। ठीक है, तो जो संघ सूची के विषय को 97 होते, इतने विषय पर जो है, अब इतने हो गए 100, इतने विषय जो है केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार है। किसको? राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़े। अनुसूची 8, या ना, अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है। किसका है? मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, मूल जो संविधान था उस समय भारत में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाओं की। कितनी? 22। समझ में आया यहाँ तक? यह ना 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में एक सिंधी भाषा में जोड़ा है। इसको तो कितनी हो गई थी भाषाएं फिर? 15। एक को जोड़ दिया तो 15 और 1967 में। कब? फिर 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें 3 भाषा में जोड़ा है। कितनी भाषा को? 3। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और एक नेपाली। कौन सी? याद रखना, टोटल कितनी हो गई अब? 18। कब? 1992 तक देश में 18 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट कौन सा है आपका? 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2003 में बना। कब बना? वो 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। उसको याद करना तरीका BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 जोड़ दिए गए और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। यस और नो? यस। ठीक है, अनुसूची 9 यहाँ लिख दूं। अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार कानून का वर्णन है। किसका? भूमि सुधार। और कुछ विधि मान्यीकरण। इसमें है कुछ विधियों का विधि मान्यीकरण। क्या है? विधि मान्यीकरण। और अनुसूची 10 क्या है? दल बदल कानून। कौन सा? दल बदल कानून का वर्णन है। इसमें ठीक है, आपकी अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में है आपका पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज है ना। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? 72वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और जो आपकी अनुसूची 12 है ये नगरीय निकाय से। नगरीय निकाय, इसके लिए 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा? संविधान पढ़ा। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा अपन ने।
उसके बाद लिखित और अलिखित संविधान में क्या क्या डिफरेंस है पढ़ा है तक। उसके बाद अपन ने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषता, क्या क्या विशेषता है। तो उसका पहला पार्ट जो था क्या था, विश्व का विशालतम संविधान। तो मूल अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद थे, कितने थे? मूल ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128 जो है आपके आर्टिकल्स थे, और मूल कनाडाई संविधान में कितने थे? 147। और जबकि मूल जो भारतीय संविधान था उसमें टोटल 395 आर्टिकल थे। कितने थे? एक तो ऐसे बढ़ा है, और टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान। कितनी? 12। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है विशालता है? तो विशालता है तो और क्या क्या कारक है? एक कारक ये है कि भारत की विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक संरचना है, सांस्कृतिक और भौगोलिक संरचना है, ठीक है। और यहाँ की जो संस्कृति का भी विविधता मतलब है, हर राज्य में अलग संस्कृति है, तो उस कारण भी ये राज्य इसका संविधान थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा क्या है ना, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। और एक और रीजन क्या है इसमें, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सब प्रावधान जोड़े गए, इसलिए अपन देश का संविधान कैसा है? विश्व का विशालतम संविधान है। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? यस। उसके बाद नेक्स्ट है नम्य और अनम्य प्रावधानों का सम्मिश्रण। ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट विशेषता है इसकी नम्य और अनम्य। सेकेंड विशेषता है इसकी नम्य प्लस अनम्य प्रावधानों का सम्मिश्रण, ठीक है। मेरा ना हमारे देश में जो है नम्य और अनम्य दोनों प्रावधानों को अपनाया गया है। नम्य प्रावधान जो है सरकार को गतिमान बनाएंगे, क्या बनाएंगे? गतिमान। सरकार को गतिमान बनाने के लिए आवश्यक है। और अनम्य जो प्रावधान है वो सरकार को निरंकुश होने से बचाएंगे। किसको? सरकार को निरंकुश होने से बचाएंगे। तो एक ये भी विशेषता है हमारे संविधान की, कौन सी? नम्य और अनम्य प्रावधानों का सम्मिश्रण। अच्छा, नम्य किसको बोलेंगे? नम्य संविधान वो होता है जिसमें संशोधनीयता आसानी से हो जाए। क्या हो जाए? संशोधनीयता कैसे हो जाए? आसानी से, उसको बोलेंगे नम्य संविधान। और अनम्य संविधान होता है जिसमें संशोधनीयता आसानी से ना हो, तो 2/3 बहुमत से उसको पास करना पड़ता, तो वो आपका अनम्य संविधान है, ठीक है। याद रखना, अमेरिका के सभी प्रावधान कैसे हैं? वो अपने भारत में उसका बहुत अच्छा है, यहाँ पर नम्य और अनम्य दोनों का विषय, मतलब जो इजी कानून है, जैसे कि राज्यों के नाम चेंज करना, ठीक है, किसी शहर का नाम चेंज करना हो, तो ये साधारण बहुमत से पास करके आसानी से कर सकते हो। और कुछ जो बड़े कानून है उनके लिए फिर 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट विशेषता है आपकी संसदात्मक स्वरूप। कौन सा? संसदात्मक स्वरूप, ठीक है। यार ना, हमारे देश का जो स्वरूप कैसा है? वो संसदात्मक स्वरूप। कैसा? शासन अथवा सरकार का संसदात्मक स्वरूप। यार ना, विश्व में से 2 प्रकार के होते हैं स्वरूप। कितने? एक होता है आपका संसदात्मक और एक होता है आपका अध्यक्षात्मक। इसको यहाँ लिख दूं। और एक होता है आपका अध्यक्षात्मक। क्या होता है? संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक, है ना। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट है। कैसा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट। ये समझ में आया कि नहीं आप? अच्छा, संसद स्वरूप ये होता है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? संसद स्वरूप में क्या होता है? जो विधायिका होती है, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक स्वरूप में विधायिका कार्यपालिका के प्रति या कार्यपालिका जो उत्तरदायी विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? एक और चीज, संसद व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कैसे होती है?
उल्टा बोल दिया। संसदात्मक स्वरूप में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, जबकि अध्यक्षात्मक स्वरूप में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अच्छा, अब याद रखना, संसदात्मक स्वरूप में जो कार्यपालिका के सदस्य है ना, वो विधायिका से लिए जाते हैं। कहां से? संसदात्मक स्वरूप में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से लिए जाते हैं, इसलिए कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो विधायिका बोलेगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे लिए गए हैं। और जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो विधायिका है, कार्यपालिका जो विधायक में उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करप्शन के कम चांसेस बढ़ते हैं। यस और नो? अच्छा, एक और चीज, संसदात्मक स्वरूप में देश का मुखिया अलग होगा। देश का मुखिया और सरकार का मुखिया, देश का मुखिया, सरकार का मुखिया और संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया दोनों अलग अलग होंगे। किसमें? अध्यक्षात्मक स्वरूप में संवैधानिक प्रमुख, देश के संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक मुखिया और देश का मुखिया दोनों ही कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। क्योंकि देखो, जो देश का मुखिया है वो है आपका पीएम, क्या है? और जो संवैधानिक मुखिया है वो है आपका राष्ट्रपति, क्या है? जबकि अध्यक्षात्मक फॉर्मेट में देश का मुखिया और संवैधानिक मुखिया दोनों एक ही होते हैं। समझना, ये डिफरेंस है अध्यक्षात्मक में और आपका संसदात्मक स्वरूप में। और वो दिक्कत? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में निहित अधिकार और कर्तव्य। नेक्स्ट जो विशेषता क्या है आपके संविधान की? भारतीय संविधान में निहित अधिकार और कर्तव्य। चलिए इसको मैं रखता हूँ। फोर्थ आपकी विशेषता है, क्या है? भारतीय संविधान में निहित अधिकार और कर्तव्य। यह ना अधिकार की बात कर रहा हूं, संवैधानिक अधिकार। कौन सा? संवैधानिक अधिकार। कौन सा? संवैधानिक अधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिनका वर्णन संविधान के विभिन्न प्रावधानों में या विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उनका वर्णन किया गया है। संवैधानिक अधिकार का मतलब है जिनका वर्णन संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। समझ में आ गया? इनको वैधानिक शक्तियां प्राप्त होती है। क्या होती है? मतलब इनको जो वैधानिक बोलते हैं, न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। इनको संवैधानिक अधिकार। ठीक है, एक होता है मौलिक अधिकार। कौन होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन भी संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें? इनको भी जो है क्या है? वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। कैसा है? अच्छा, एक ध्यान रखना, संवैधानिक अधिकार में भी वैधानिक संरक्षण प्राप्त है और इसमें भी, परंतु इसमें सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। ऐसा है? इसमें न्यायपालिका का सर्वोच्च संरक्षण प्रदान कर दिया। मौलिक अधिकार समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आपके कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। अच्छा, भारतीय संविधान में आपको अधिकार दिए गए तो आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए। ठीक है, आपको अधिकार दिए गए, आपको स्वतंत्रता 6 प्रकार के अधिकार है। कितने हैं? आगे तो पढ़ेंगे। तो आपको अधिकार भी दिए गए, क्योंकि बिना कर्तव्य के जो अधिकार है वो पागल हो जाते हैं। इसलिए आपको कर्तव्य भी दिए गए। ऐसा कर्तव्य भी 2 प्रकार के। कितने हैं?
एक सरकार द्वारा कर्तव्य या सरकार के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य, और एक है आपके मौलिक कर्तव्य, आपके कर्तव्य, नागरिक के कर्तव्य। समझ में आया? कर्तव्य भी दो है, कौन कौन से? एक तो सरकार के कर्तव्य और एक नागरिकों के कर्तव्य, मतलब उसको मौलिक कर्तव्य बोलेंगे। नागरिकों के कर्तव्य। सरकार के जो कर्तव्य, सरकार द्वारा जो कर्तव्य है उसको संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन, किसमें? नीति निदेशक जो तत्व है उनमें वर्णन किया गया। सरकार, उनमें सरकार का कर्तव्य है, और जो नागरिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 के कम है, और 10 प्रकार के कर्तव्य नागरिकों के पास। कितने? 10। कौन सा कर्तव्य? जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अपने जो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, है ना। इस प्रकार के आपके पास में 10 कर्तव्य है। तो आपको अधिकार भी दिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो आपके कर्तव्य भी निश्चित किए गए। समझ में आया? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट विशेषता आपकी एकल नागरिकता। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के पास में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो कौन सी है? आपकी भारतीय। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, चाहे हरियाणा में जाओ, राजस्थान में जाओ, एमपी में जाओ, आपके पास में सिर्फ कौन सी नागरिकता है? भारत, इंडियन। क्या कहेंगे आप? इंडियन। ठीक है। बाकी अलग संविधान में क्या होता है? राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, और जिस देश में रह रहे हो उसकी नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है। तो हमारे देश में एक नागरिक, ये भी संविधान की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी या एकल समेकित न्यायपालिका। एकल समेकित न्यायपालिका। ठीक है। तो यार ना, हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट कौन सा? पूरे देश की एक ही कोर्ट रहेगी, सबसे बड़ी वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। इसके अलावा हर राज्य में क्या है आपकी? हाई कोर्ट, या उसको बोलेंगे अपन उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उसके बाद कौन सा आपका? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, मतलब हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो, 2 राज्यों की एक न्यायालय भी हो सकती। और फिर आपका है सेशन कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। ये कौन सा आपका? अधीनस्थ न्यायालय। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। अच्छा, नेक्स्ट विशेषता है इसकी संविधान की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। याद रखना, सार्वभौमिक की बात अनुच्छेद 325 में की गई है। इसमें आर्टिकल 325 में, और वयस्क मताधिकार के बाद आर्टिकल 326 में की गई है। इसमें की गई है। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ? याद रखना, सार्वभौमिक का मतलब है बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव किए बिना सभी को मत देने का अधिकार। क्या है? मत देने का अधिकार। ठीक है, समझ में आया? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार ना। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव किए, बिना किसी जाति, लिंग के भेदभाव किए सभी को मत देने का अधिकार है। समझ में आया? ये डिफरेंस है सार्वभौमिक मताधिकार का। और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनको मत देने का अधिकार है। इसको यस और नो? तो ये डिफरेंसेस। अच्छा, एक और याद रखना, प्रारंभ में मत देने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। कितनी थी? 21। क्वेश्चन बार पूछते हैं। लेकिन 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा मत देने का आप जो है उम्र कितनी है आपकी? 18 वर्ष। कितने वर्ष? अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आपको जो है वोट देने का अधिकार है। ठीक है।
तो याद रखना सार्वभौमिक या वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के सभी को है मत देने का अधिकार है। और वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो वोट दे सकते हैं।